हेलो स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर। राइटिंग सेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर। आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ये लेटर लिखना चाहिए। जानेंगे इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की किस प्रकार से एक ही लेटर को तैयार करके हम किसी भी टॉपिक पर कंप्लेंट लेटर को लिख सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, ये कितने मार्क्स का होता है और इसके नंबरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। और अंत में हम कुछ टॉपिक्स पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेटर भी लिखेंगे, जिसमें इनसैनिटरी कंडीशन, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपको हम बता दें कि राइटिंग सेक्शन के हमारे दो क्वेश्चन जो हैं, आर्टिकल राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग, इन दोनों क्वेश्चन के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहें तो उनको लिंक में जाकर के उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं इसका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम माने कितने मार्क्स का ये होता है, कितने नंबर का ये हमारे एग्जाम में आता है। तो फॉर्मेट जो होता है, जो प्रारूप जिसको बोलते हैं, वो 1 मार्क का होता है। तो फॉर्मेट में क्या आता है आपका, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, रिसीवर्स एड्रेस आता है। साथ ही साथ आपका डेट, टाइम मेंशन किया है आपने, डेट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। साथ ही साथ सैल्यूटेशंस के मार्क्स होते हैं और एंड किस तरह से आपने किया। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने मेंशन किए हैं तो वो फॉर्मेट में आपको उसका 1 मार्क मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु या टॉपिक, किस तरह से आपने अपने विषय को उसमें मेंशन किया है। तो अगर कंटेंट को आपको समझ में नहीं आता है तो कंटेंट लिखने के लिए आपको जो है वो WH क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेटर। जितने ये क्वेश्चंस हैं WH वाले, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं। तो आपका कंटेंट तैयार हो जाता है, इससे आपको हेल्प मिलती है। ये 3 मार्क्स का होता है। और इसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ए में आएगा आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी माने क्या होता है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, टेंस का मिस्टेक, आपका वर्ब फॉर्म का मिस्टेक तो नहीं लिखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से बना है कि नहीं बना, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी है। अगर ये सब सही है तो उसका 1 मार्क आपको रहेगा। उसके बाद एक्सप्रेशन में और डिस्कस किया जाता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है, कोहेरेंस मीन्स होता है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल कनेक्शन। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल कनेक्शन ऑफ द आइडियाज, कि आपका जो आइडियाज है, आप जो लिख रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से कनेक्ट है कि नहीं एक दूसरे से। यानी कोई भी बात, कोई बात कही, दूसरा बात उससे कुछ भी रिलेट नहीं करती है, तो इस तरह के वाक्यों को मेंशन नहीं करना है। साथ ही साथ रेलिवेंस ऑफ द आइडियाज एंड स्टाइल, जो आप लिख रहे हो, लिखने की आपकी जो शैली है, आपके जो विचार है, उसका कितना रेलिवेंस है, कितनी प्रासंगिकता है, यानी कि वो बातें जो आप लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक में फिट बैठती हैं या नहीं। अगर ये सब सही है तो उसका भी आपको 1 मार्क मिलता है। विशेष रूप से जो मार्क्स आपके कटते हैं वो आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, वोकैबुलरी और स्पेलिंग में कटते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं रहती है, टेंस, वर्ब फॉर्म का बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रहता है, इसलिए उनके नंबर इसमें कट जाते हैं। तो लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। मार्किंग स्कीम आपको इसीलिए बताई जाती है, जब आपको ये सब पता रहेगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, तो आप ज़्यादा ध्यान से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यानी आप सारी बातें उसमें लिखेंगे। इसलिए मार्किंग स्कीम का जानना बहुत जरूरी। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब हम जानते हैं व्हाट इज लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर होता क्या है? ये एक प्रकार का कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट, आज हम इसमें विशेष रूप से डिस्कस करेंगे कंप्लेंट लेटर के बारे में, यानी शिकायती पत्र। संपादक के नाम, एडिटर माने होता है किसी पेपर, किसी न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है उसको बोलते हैं एडिटर। तो उसके नाम पत्र लिखना है, और उसके नाम हम पत्र जो है वो कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं विशेष रूप से शिकायती पत्रों को लेंगे हम इसमें।
कि आप शिकायती पत्र अगर आपको एडिटर को लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे, कौन कौन से विषय हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो लेटर टू द एडिटर होता है ये एक प्रकार का फॉर्मल लेटर होता है, एक औपचारिक पत्र होता है। फॉर्मल माने औपचारिक, यानी कि ऑफिशियल लेटर जिसको हम कहेंगे, जिसमें कोई औपचारिक, जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मल लेटर है। ये जो होता है ये किसी भी व्यक्ति के कंसर्न को व्यक्त करता है। इट एक्सप्रेसेस वंस कंसर्न ओवर पर्टिकुलर इशू। पर्टिकुलर इश्यू माने, पर्टिकुलर इश्यू मीन्स किसी भी विशेष प्रकार के इश्यू पर, मुद्दे पर बात करता है। कोई एक टॉपिक पर बताया जाता है जिस, या फिर टू हाईलाइट कोर इश्यू इन सोसाइटी। समाज में कोई ऐसी समस्या है जिसके कोर इश्यू को डिस्कस किया जाता है। कोर इश्यू क्या होता है? कोर इश्यू मीन्स होता है अंडरलाइंग प्रॉब्लम। अंडरलाइंग प्रॉब्लम, अंडरलाइंग प्रॉब्लम, अंडरलाइंग प्रॉब्लम का मतलब जो समस्या वहां पर विद्यमान है, कोई ऐसी समस्या जो बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी समस्या का, उसे कहेंगे कोर इश्यू। तो यानी जैसे कोई समस्या है, अगर उसको हम छोटे छोटे रूप में है वो, अगर हम उसको रोकते नहीं है तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो जो छोटी समस्या है उसको बोलेंगे कोर इश्यू। तो समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसको डिस्कस करने के लिए हम संपादक को पत्र लिखते हैं, एडिटर को पत्र लिखते हैं। इट एड्रेसेस इश्यू दैट आर टू बी टेकन इनटू सीरियस रिगार्ड, or it is written to throw light on something that requires professional support and immediate action। ये पत्र इससे लिखा जाता है जिससे कि हम, पत्र लिखने का कारण ये होता है कि हम एक अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, हमें सहयोग करिए। लेट्स मूव फर्दर। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट माने क्या होता है? प्रारूप। प्रारूप, ये यहाँ पर 8 पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिसको लेटर टू द एडिटर को लिखते समय आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंड माने होता है भेजना, सेंडर्स माने भेजने वाला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेषक, भेजने वाला। उसका पता लिखेंगे, उसके पते में क्या आएगा? सबसे पहले भेजने वाले का नाम आएगा, उसका हाउस नंबर आएगा, उसका सेक्टर नंबर आएगा, कॉलोनी का नंबर, कॉलोनी का नाम आएगा, सिटी का नाम आएगा, शहर का नाम आएगा, राज्य का पिन कोड लिखेंगे। कोई ईमेल आईडी है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आएगा आपका डेट। डेट आपको मेंशन करनी है। डेट किस तरह से मेंशन करेंगे ये आगे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर माने प्राप्तकर्ता, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। रेसिपिएंट माने प्राप्तकर्ता, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन माने होता है पद। पद माने यानी कौन से पद पर है वो व्यक्ति जिसको पत्र लिख रहे हैं। जैसे स्कूल की बात है तो वहाँ का प्रिंसिपल होगा, किसी कंपनी में सीईओ होगा, किसी में कार्यपालन अधिकारी होगा। तो इस तरह से उसका डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद उसके स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, उसका पद का नाम, उसके इंस्टीट्यूशन का नाम, उसमें भी आपका सिटी, स्टेट वगैरह आ जाएगा। यानी कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी डियर सर और मैम करके आप उसको संबोधित करेंगे, ये आपका सैल्यूटेशन कहलाता है। आफ्टर दैट वी राइट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन किस कैटेगरी में आता है? ये कंटेंट में आ जाएगा आपका। जो कंटेंट हमने चर्चा की थी तो वो आपका ये 3 पैराग्राफ में ये कंटेंट, इसको हम बोलेंगे कंटेंट, जिसके 3 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 पैराग्राफ में हम इसको मेंशन करेंगे। अगर आपने आर्टिकल राइटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को चेक कर लीजिए, उसमें भी ये बड़ा डिटेल में बताया गया है। इससे आपको एक बार आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सब समझ में आने लगेगा। उसमें भी सेम ही है। तो सेम से मतलब कि सबसे पहले 3 पैराग्राफ में आपको ये लेटर कम से कम लिखना चाहिए। आर्टिकल राइटिंग में भी ऐसा होता है, जो कंटेंट है उसमें भी 3 या 4 पैराग्राफ होने चाहिए। सबसे पहले होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसमें आप टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। ऑल्सो स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर। व्हाई आर यू राइटिंग लेटर, व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या पर्पस है, उसको आपको मेंशन जरूर करना है। यानी समस्या के बारे में बताना है, किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, एक लाइन छोड़ करके फिर आप उसका बॉडी यानी कि सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे। इन द बॉडी ऑफ द लेटर इलेबोरेट ऑन द पर्पस।
यहाँ पे आपने पर्पस को मेंशन कर दिया, यानी समस्या को पहले पैराग्राफ में मेंशन किया, सेकंड पैराग्राफ में आपको उस समस्या को एलेबोरेट माने विस्तार से लिखना है। यू हैव टू राइट इन डिटेल, थोड़ा विस्तार से बताना, इलेबोरेट करना है क्या क्या समस्या है, कैसी कैसी समस्या है। यू शुड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इनटू पैराग्राफ्स ईच एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट। अपने विचारों को जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको एक पैराग्राफ के रूप में आपको मेंशन करना है, लिखना है, और जो स्पेसिफिक पॉइंट है उनको विशेष रूप से मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और अंतिम पैराग्राफ होगा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी एंडिंग पैराग्राफ जिसको हम कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? इन कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? आप समराइज द मेन पॉइंट, जो जो आपने यहाँ लिखा है इसको फिर से संक्षिप्त रूप में एक बार छोटा सा मेंशन करेंगे। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी रिकमेंडेशंस इफ एनी। अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ अनुशंसाएं हैं, कुछ सुझाव है उस समस्या को लेकर के, तो उसको भी आप लास्ट के पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि आप आर्टिकल राइटिंग में भी करते हैं। और अंत में आप क्लोजिंग सैल्यूटेशंस, क्लोजिंग माने किस तरह से सैल्यूटेशंस के साथ आप एंड करेंगे। यूज अ फॉर्मल क्लोजिंग सैल्यूटेशन का मतलब रिगार्ड, सिंसियरली, योर सिंसियरली, विद रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली। ये सेंटेंसेस लिख करके फॉलोड बाय योर नेम एंड सिग्नेचर। पहले आप ये लिखेंगे योर विद रिगार्ड्स या विद रिगार्ड्स, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे योर सिंसियरली। ये इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अभी तक हमने जाना कि लेटर टू एडिटर होता क्या है, और इसको आप फॉर्मेट कैसा होता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। आइए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको समझते हैं। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, यू आर द रेजिडेंट ऑफ आदर्श नगर बिलासपुर, कि आप आदर्श नगर में रहते हैं, आपके कॉलोनी का नाम है आदर्श नगर, और वो आपका जो सिटी का नाम है वो आपका हो गया बिलासपुर। और रेजिडेंट होता है समवन हु लिव्स देयर, निवासी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जो रहने वाला, यानी जो वहाँ का निवासी है उसको बोलेंगे रेजिडेंट। यानी आप आदर्श नगर बिलासपुर में रहते हैं। You are concerned about the insanitary condition of your colony or city. आप अपने कॉलोनी में या अपने शहर की जो इनसैनिटरी कंडीशन है, जो अस्वच्छतापूर्ण स्थिति है, उसके बारे में बड़े कंसर्न है, आपको बड़ी चिंता है कि ऐसा क्यों है, इतनी गंदगी क्यों है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, आप एक एडिटर को पत्र लिखें, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है उसको हाईलाइट करते हुए, यानी उसको बताते हुए, उजागर करते हुए, एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू चेक द प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ आपको कुछ मेजर्स को भी सजेस्ट करना है। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, रेमेडीज, सजेशन, सुझाव, रिकमेंडेशंस। ये आपको भी बतानी है कि ये जो समस्या है उसको चेक करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमने फॉर्मेट में देखा था उसी तरह को ये पॉइंट्स को ध्यान में हमको लिखना है। तो आइए अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आ गया आपका फ्रॉम जैसे आप हिंदी में भी आप पत्र लिखते हैं तो ये हो गया आपका द्वारा। इसको बोलेंगे सेंडर्स एड्रेस। क्या हो गया ये आपका सेंडर्स एड्रेस, जो हमने अभी फॉर्मेट में हमने देखा था, तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है? हाउस नंबर हो गया 124, सेक्टर नंबर 1 हो गया, कॉलोनी का नाम हो गया आपका आदर्श नगर, अपना नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। ये बात को यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि लिखते समय आपको हर पॉइंट के बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाना है, जिससे आपका जो लेटर है वो दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगे। तो आपने ये लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़िए और उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर दैट वी राइट डेट। डेट आपको इस तरह से लिखनी है 5 मार्च, यानी मंथ का नेम पूरा लिखना है और फिर 2025 करके आपको इस तरह से इसको लिखना है। तो जो आपका एग्जाम का डेट होगा आपको वही डेट उस दिन मेंशन करनी है। उसके बाद फिर लीव वन लाइन, लीव LOL, LOL को आप ध्यान देंगे, LOL लोल हो गया आपका, LOL को आप ध्यान देंगे, इसका मतलब हो गया लीव वन लाइन।
लीव वन लाइन। यहाँ पे LOL आ गया, यहाँ पे LOL आ गया। सेंडर्स एड्रेस भेज लिखने के बाद डेट लिखने से पहले एक लाइन छोड़नी है। डेट लिखने के बाद फिर से लीव वन लाइन, एक लाइन फिर छोड़नी है। उसके बाद ये वाला जो एड्रेस है ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया ये? रिसीवर्स एड्रेस। अब ये प्राप्तकर्ता का एड्रेस भी लिखना है आपको। तो प्राप्तकर्ता कौन है? यानी जिसको आपको भेजना है। तो ये हो गया टू द एडिटर द नव भारत टाइम्स। आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। यू हैव टू मेंशन न्यूज़पेपर्स नेम। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो यू विल मेंशन दैट नेम, तो आप उसी नाम को लिखेंगे, और नहीं तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं पेपर का। पेपर के नाम से पहले द लगाना बहुत जरूरी है। एडिटर से पहले भी आप द लगाएंगे। ये सब एक सीक्वेंस में होता है। इसका अलाइनमेंट देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल एक लाइन में सब आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप कंप्यूटर से देखा होगा, कोई भी लेटर निकालते हैं तो किस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही ये लेटर भी दिखाई देना चाहिए। आफ्टर दैट लीव वन लाइन, एक लाइन और छोड़िए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, कौन सा टॉपिक है, विषय लिखना है आपको। इन सैनिटरी कंडीशन एंड मस्कीटो मेनस इन द DDU नगर। यहाँ पे ये मेनस का स्पेलिंग गलत हो गया है, MENACE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग। मस्कीटो मेनस का मतलब होता है खतरा, डेंजर, यानी कि अस्वच्छतापूर्ण स्थिति और मच्छरों का खतरा हो गया है DDU नगर में। कॉलोनी का नाम आदर्श नगर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आदर्श नगर। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक हो गया जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इन सैनिटरी कंडीशन एंड मस्कीटो मेनस इन द आदर्श नगर। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है सैल्यूटेशन। तो ये सर मैडम आपका हो गया सैल्यूटेशन। ये आपका फॉर्मेट का एक पॉइंट हो गया, सैल्यूटेशन का मतलब सर मैडम। अब सैल्यूटेशन के बाद ये आपका थ्रू द कॉलम, ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ माने यहीं से आपको अपना स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मीन्स वो पैराग्राफ जिससे हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने इसमें देखा था कि इसमें आपको अपने बारे में बताना है और समस्या के बारे में बताना है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो क्योंकि एडिटर को लिख रहे हैं तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई वॉन्ट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द आदर्श नगर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आदर्श नगर था, ये गलती से यहाँ पे DDU नगर लिख दिया गया है, तो आपको वही कॉलोनी का नाम मेंशन करना है जो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा। एस्टीम्ड मीन्स प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस माने प्रतिष्ठित, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिष्ठित, यानी फेमस, वेल नोन। आपका ये जो डेली है, डेली का मतलब है न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर है, इसके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, इसके इस कॉलम के माध्यम से। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब हर न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है जो पाठकों के पत्र को छापता है। एक एडिटोरियल वाला जो पेज होता है उसमें एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, एक खंड होता है, जिसमें कि पाठकों के पत्र, शिकायती पत्र या जो भी वो अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं जिस भी विषय पे, वो वाले पत्र उसमें छापे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम का स्पेलिंग ध्यान देंगे, COLUMN है। ये N जो है वो साइलेंट रहेगा, प्रोनाउंस नहीं करेंगे इसको। थ्रू का मतलब होता है से होकर, द्वारा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई वॉन्ट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आदर्श नगर की अस्वच्छतापूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या खींचना चाहता हूँ। ड्रॉ मीन्स खींचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारीगण हैं इस क्षेत्र के, वो इस समस्या के प्रति ध्यान दें। People are facing many problems and inconveniences due to the miserable and deplorable condition of the sanitation. अब आपको बताना है कि समस्या बहुत ज़्यादा विकट हो गई है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसके कारण, तो जिससे उनको इनकन्वीनियंसेस हो रहे हैं, असुविधाएं हो रही हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, डिप्लोरेबल है। डिप्लोरेबल एंड मिजरेबल माने दयनीय स्थिति, वेरी बैड कंडीशन। कंडीशन क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सफाई नहीं हो रही है, तो जो स्वच्छता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है,
इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए कई बार पढ़ने के बाद, क्योंकि ये एक पैराग्राफ आपको हर लेटर में हेल्प करेगा। कोई भी टॉपिक आ जाएगा, किसी भी टॉपिक पर अगर कंप्लेन लेटर लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। केवल बस टॉपिक जो है, जैसे यहाँ पे इनसैनिटरी कंडीशन है, वहाँ पे जो भी टॉपिक आएगा उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो वाला सब्जेक्ट होगा। बाकी जो सेंटेंस का स्टार्टिंग है और ये जो सेंटेंस है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये सब में फिट बैठता है। साथ ही साथ पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, कुछ भी समस्या होगी तो लोग तो समस्या का सामना करना ही है, लोग तो समस्या झेल ही रहे होंगे, उसके कारण उनको असुविधाएं तो हो ही रही होंगी, उसके कारण कंडीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, डिप्लोरेबल है, बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो इसलिए जो है वो ये वाले लाइंस जो है ये कॉमन लाइंस हो जाती हैं, यानी कि यू कैन राइट दीज लाइंस, दिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन एनी लेटर, इन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। सिर्फ बस आपको टॉपिक को चेंज करके लिखना है, बाकी सेम सेंटेंस सेम रहेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जब हम लिखेंगे तो वो कैसा लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या बताया था, सेकंड पैराग्राफ लिखने से पहले फिर से एक लाइन आपको छोड़नी है। सेकंड पैराग्राफ लिखने के लिए क्या बताया था, आइए एक बार देखते हैं, फिर से हम कंटेंट पे जाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने अभी किया, पर्पस बताया हमने लिखने का। सेकंड पैराग्राफ ये आपका बॉडी हो गया। इन द बॉडी ऑफ द लेटर एलेबोरेट, ये शब्द आया था आपका, इलेबोरेट का माने विस्तार से लिखो, राइट इन डिटेल, जो भी पर्पस है, उद्देश्य लिखने का, उसको और बताओ क्या है। You should organize your thoughts into paragraph, each addressing a specific points. अब आपको क्या बताने हैं इस वाले सेकंड पैराग्राफ में, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताते चले जाना है, इलेबोरेट करना है। आपको क्या करना है, इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, राइट इन डिटेल, राइट इन डिटेल। समस्या को थोड़ा सा और बताएंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अधिकारी लोग जो हैं जल्दी से ध्यान देंगे। इफेक्टिवली बोलना पड़ता है, जब आप इफेक्टिवली अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे तो आपकी समस्या जल्दी सुनी जाएगी और जल्दी ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमको ये सब बातें फिर से मेंशन करें। जो समस्या आपको क्या हो गया, अब आपको बताना है कि जो इंसैनिटरी कंडीशन है वो कैसे भयानक रूप लेती जा रही है। तो आपको लिखा है देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज। हीप्स माने होता है पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर। तो जगह जगह कचरे के ढेर है, एवरीवेयर, सब जगह कचरे के ढेर है वहां पर। We have not seen sanitary van for the last 1 month. 1 महीने से कचरा लेने वाली गाड़ी भी वहां पे नहीं आई है, वैन भी हमने नहीं देखी। We are facing severe issues with garbage accumulation and because of that जो गार्बेज है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है एक ही जगह में, उसके ढेर के ढेर बनते चले जा रहे हैं और ये इश्यू जो है बहुत सीवियर होता जा रहा है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, कोई भी सफाई की कुछ भी सुविधा वहाँ पर दिखाई, कोई भी उचित व्यवस्था वहाँ पे दिखाई नहीं देती है सफाई की। द स्ट्रीट्स आर लिटर्ड विद गार्बेज, और आपको बताना और क्या क्या हो रहा है। जो सड़कें हैं वहाँ की वो गार्बेज से, कचरे से क्या हो गए, लिटर्ड हो गई, भर गई है कचरे के ढेर से। एंड मैनी वेस्ट बीन्स एंड गटर्स आर ओवरफ्लोइंग, जो वेस्ट बीन्स हैं, जो कचरे के जो डब्बे हैं, वेस्ट बीन लगाए गए हैं, वो भर चुके हैं। गटर्स यानी जो ड्रेन्स है, लाइन्स है, ओवरफ्लो कर रही है कचरे के कारण। अट्रैक्टिंग, जिसके कारण जब कचरा इकट्ठा है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है तो पेस्ट जो है क्रिएटिंग, वो कीड़े मकोड़े उनमें पैदा होते जा रहे हैं। एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता जा रहा है, यानी कि अस्वास्थ्यकर जो है पर्यावरण वहाँ पर, स्थिति वहाँ पे बनती चली जा रही है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और इलेबोरेट करना है और डिटेल में बताना है और व्याख्या करनी है। ड्रेन्स आर चोक्ड विद गार्बेज, जो ड्रेन्स है, जो नालियां हैं, वो कचरे से चोक्ड हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है। ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, they are filled with dirty water because the drains are blocked with garbage and there is not a proper flow, spontaneous flow of water। तो पानी अच्छे से बह नहीं रहा है और वो गंदा पानी जमा है। मस्कीटोज आर ब्रीडिंग इन देम, जिससे मच्छर पनप रहे हैं।
and which have become a serious health hazard for the residents. Residents माने होता है निवासी, जो कि मच्छरों का पनपना जो है वो निवासियों के लिए, वहाँ के रहवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य का रिस्क हो गया। हैजर्ड माने होता है रिस्क। देयर इज अ डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग एपिडेमिक, और जिसके कारण महामारी फैलने का खतरा फैलता जा रहा है। स्प्रेड माने होता है फैलना, एपिडेमिक माने महामारी। कोई छोटी सी बीमारी जब बड़े रूप धारण कर लेती है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो ये सब बातों को आपको डिटेल में बताना है। इन सारे पॉइंट्स को आप रट लीजिए अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको ये सब याद होता जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एंडिंग पैराग्राफ, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ जैसा कि हमारा आर्टिकल राइटिंग में भी होता है, नोटिस राइटिंग में भी होता है, वैसे इसमें भी लिखना है। आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखते हैं, समराइज करते हैं अपनी बातों को, और आप कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, कुछ अनुशंसाएं करते हैं, आप कुछ एडवाइस देते हैं, अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, ऐसा कर दीजिए। तो ये ऐसी इस तरह से सब बातों को जो मेंशन करते हैं वो आपके अंतिम पैराग्राफ में होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स मीन्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लेन मैनी टाइम्स। हमने कई बार कंप्लेन की है इस बारे में, रिपीटेड की है यानी बार बार कंप्लेन की है। इसके बावजूद भी, इंस्पाइट यानी करने के बाद भी, द म्युनिसिपल अथॉरिटीज नो एक्शन हैज बीन टेकन टू एड्रेस द इशू। म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो हैं, जो नगर निगम के अधिकारीगण हैं, वो किसी प्रकार का भी इस मुद्दे पर, इस समस्या पर कोई एक्शन उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी कंप्लेंट कर दी है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देयरफॉर माने सो यानी इसीलिए, हैंस आई रिक्वेस्ट यू, मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्लीज कृपया लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखें, एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू चेक दिस न्यूसेंस, और कृपया करके अप्रोप्रिएट माने सूटेबल, सूटेबल का मतलब होता है उचित कदम उठाएं। स्टेप्स माने कदम, चेक माने स्टॉप, न्यूसेंस माने होता है उपद्रव, यानी ये जो उपद्रव हो रखा है, ये जो डिसऑर्डर हो गया यहाँ पर, इसको रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। उसके बाद एंड में आपको क्या कर देना है, अपना अंत में आपको थैंकिंग यू करके इसको क्लोज करना है, योर सिंसियरली लिख के अपना नाम लिखना है, मेंशन योर नेम हियर एंड साइन कर देना है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये जो लेटर है वो पूरा हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए आपने सारा ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेटर लिखा है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, देन दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, एंड नाउ द थर्ड कंक्लूडिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग रिगार्ड्स। आइए अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, एक और लेटर को डिस्कस करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर फॉर द इनएडिक्वेट एंड इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में पानी जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई होता है, और इर्रेगुलर होता है यानी कम पानी आता है, और जो कुछ आता भी है वो एकदम अनियमित रूप से आता है, बहुत कम समय के लिए आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। तो ये जो सप्लाई ऑफ वाटर है, इसलिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो आइए देखते हैं ये लेटर कैसे लिखेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर माने नगर निगम आयुक्त को पत्र। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, आपको नगर निगम आयुक्त को, कमिश्नर को एक पत्र लिखना है कि आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है और अनियमित तरीके से आता है। सो लेट्स सी हाउ डू वी राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस तो वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले वाले लेटर में डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका हो गया इनएडिक्वेट एंड इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रिंकिंग अगर लिखा है तो ड्रिंकिंग लिखेंगे, नहीं लिखा है तो ड्रिंकिंग को हटा देंगे। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है सर, एक लाइन छोड़ करके, फिर लाइन छोड़ करके आपको ये लिखना है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हो गया ये आपका, वैसे लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज
टूवर्ड्स द, ये लाइन कॉमन लाइन है, इसको अच्छे से रट लीजिए। कोई भी कंप्लेन लेटर आता है, समस्यात्मक टॉपिक पर आता है, तो आप इसी तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, एस्टीम्ड का मतलब मैंने बताया था प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस, आपके इस प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी गणों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। किस ओर? टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। किसकी ओर? द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, कि हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट नहीं है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से मेंशन करेंगे आप, पिछले कुछ महीनों से पानी नहीं आ रहा है। जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, have been facing irregular and insufficient water supply, वहाँ के निवासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी क्योंकि नियमित नहीं है, और पानी क्योंकि अनियमित है, नियमित नहीं है, और इनसफिशिएंट है माने पर्याप्त मात्रा में भी नहीं आता है। जितना हमको चाहिए पानी उतनी भी हमको नहीं दिया जाता है। Which has created immense hardship and inconvenience, जिसके कारण जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इमेंस माने अत्यधिक, अलॉट ऑफ, हार्डशिप माने होता है कठिनाई, प्रॉब्लम्स, और इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा का सामना करना पड़ा है। ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो फर्स्ट लेटर जो अभी हमने डिस्कस किया था इनसैनिटरी कंडीशन वाला, सेम ऑलमोस्ट सेम है। आप उसके पॉइंट्स भी अगर एक भी आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज आप लिख सकते हैं। ये जो है इन which has created immense hardship and inconvenience वाली जो लाइन है वो सब में कॉमन हो सकती है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखना है। सेकंड पैराग्राफ माने जो बॉडी होता है, कंटेंट होता है, इसमें आप क्या क्या लिखेंगे। तो बॉडी में आपने क्या लिखा? द एवरेज, अब आपको डिटेल में बताना है, इलेबोरेट करना है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया था? एलेबोरेट, इसको आप ध्यान देंगे, बार बार बता रहे हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में आता है, लिखने में समझ में नहीं आता आगे मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो आपको ध्यान देना है कि सेकंड पैराग्राफ में मुझे इलेबोरेट करना है, मुझे आई हैव टू राइट इन डिटेल द प्रॉब्लम, क्या क्या उस समस्या के कारण और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, उसको आपको डिटेल में लिखना है। तो आपको पूरा एक एक पॉइंट बताना। पानी कम आ रहा है, पानी कम आ रहा है और पानी अनियमित आ रहा है, जब कभी भी आ जाता है, कोई उसका फिक्स पॉइंट नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज इवन लेस देन 1 आवर अ डे, एक दिन में जो पानी 1 घंटे से भी कम समय में आता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वाटर सप्लाई का जो समय है वो लगभग 1 घंटे से भी कम है। द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एक्सट्रीमली पुअर, प्लस जो पीने का पानी सप्लाई करते हैं वो लोग, इसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत खराब है, गंदा पानी आता है, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता एकदम खराब है। इट हैज नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट, जिसके कारण पानी अच्छा नहीं है पीने का, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य पर। किनके? ऑन द रेजिडेंट्स, जो निवासी हैं वहां के, उन लोगों पर। फिर आपको समस्या को फिर से और बताना है, क्या स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है? डायरिया, डायरिया जो होती है बीमारी, हैजा जिसे बोलते हैं, अदर रिलेटेड डिजीज, गंदे पानी के कारण सबसे पहले कौन सी बीमारी होती है? डायरिया। तो डायरिया और उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां जो हैं वो क्वाइट कॉमन, दे हैव बिकम क्वाइट कॉमन, यानी होने में लगी हुई, लोग बीमार पड़ने में लगे हुए हैं, क्वाइट कॉमन हो गई हैं, जब तक लोग बीमार पड़ते रहते हैं। अब आपको देख लेते हैं वाटर सप्लाई का सेकंड पार्ट, एक और पैराग्राफ जिसमें हमको इलेबोरेट करना है। तो इसमें लिखा हमने उसी को, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन आर इंटरलिंक्ड। फिर बताना है कि पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन होता है, जो साफ सफाई होती है, वो इंटर रिलेटेड है, माने एक दूसरे से संबंधित है। ये पानी आपकी स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो क्या हो रहा है कि जो पानी नहीं आ रहा है, तो वीमेन आर अनेबल टू डू हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स माने घर की कामकाज करने में महिलाएं असमर्थ हो रही है, नहीं कर पा रही ढंग से। एंड मेंटेन हाइजीन, हाइजीन माने साफ सफाई, स्वच्छता, वो नहीं कर पा रही है, साफ सफाई नहीं रख पा रही है ढंग से। ब्लॉक्ड ड्रेन्स, अब ये वाला जो लाइन है ये आपकी इनसैनिटरी कंडीशन में भी आ जाएगा, या इनसैनिटरी कंडीशन की कुछ लाइन आपने याद की है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यही लाइन आप लिखें, उधर की भी लिख सकते हैं, क्योंकि पानी भरने के कारण, ना आने के कारण क्या क्या समस्याएं हुई।
तो क्या हो रहा, ब्लॉक्ड ड्रेन्स एंड स्टिंकिंग लेन्स स्पीक। अब पानी आ नहीं रहा है, लाइन ड्रेन्स की साफ सफाई नहीं हो रही है, तो ड्रेन्स ब्लॉक्ड हो गई है नालियाँ, और उसके कारण जब साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही तो जो लेन्स हैं, जो गलियां हैं, वो बदबूदार हो गई हैं, स्टिंकिंग हो गई हैं, दे स्टिंक। स्पीक इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, ये सारी की सारी चीजें, यानी जो ब्लॉक ड्रेन्स हैं, भरी हुई नालियां हैं और बदबूदार जो गलियां हैं, ये हमारी कॉलोनी की अस्वच्छतापूर्ण स्थिति को बयां करती हैं, उसको बोलती हैं, उसके बारे में बता देती हैं कि देखो कितनी गंदगी है यहाँ। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग एपिडेमिक, और हमेशा जो है वो एपिडेमिक यानी महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ को हमने आधा इधर लिखा आधा इधर लिखा है। अब ये आपका हो गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ आ गया आपका कंक्लूडिंग। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमने क्या बताया था, जिस तरह से हम इसमें बता रहे हैं, स्टार्टिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी यानी सेकंड पैराग्राफ, और थर्ड जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं उसको, समराइज द पॉइंट, जो भी प्रॉब्लम है उसको संक्षिप्त में लिखना है। फिर हमको क्या करना है, सजेशन देने हैं, क्या देना है, कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ सुझाव देने हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देनी है, अनुशंसाएं करनी है, ऐसा करिए, ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, अच्छा होगा, या फिर आपको कुछ अपील करनी है, निवेदन करना है लोगों से, अथॉरिटीज से, अधिकारीगण से। तो यही आपको आर्टिकल में भी ऐसे ही लिखना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो हमने क्या लिखा, अ डिमांड ड्रिवन सप्लाई ऑफ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर माने समय की मांग, यानी इस समय बहुत ज्यादा गंदगी वाली स्थिति बनी हुई है। डिमांड ड्रिवन सप्लाई, एक गुणवत्तापूर्ण पीने के पानी की सप्लाई समय की मांग है, यानी तुरंत इसको आपूर्ति की जाए, इसकी जो डिमांड है, इस मांग है, इसकी पूर्ति की जाए। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल फाइंड द वेज एंड मीन्स टू प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू द रेजिडेंट्स एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस प्रेसिंग इश्यू। ये लाइन को रट लीजिए, इस लाइन किसी भी समस्यात्मक आर्टिकल में आप लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो संबंधित अधिकारीगण हैं इस विभाग के, यानी जल विभाग हो गया तो ये जो है अधिकारीगण आपके पत्र के माध्यम से, ये विल फाइंड द वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का मतलब तरीका, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे समस्या को सुलझाने का। प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई वाटर, यानी रहवासियों को, नागरिकों को नियमित पानी की सप्लाई करने का कोई ना कोई समाधान वो निकाल लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस, ये जो प्रेसिंग इश्यू है इसको रिजॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए, इसका निदान करने के लिए कुछ ना कुछ कदम, इमीडिएट स्टेप्स माने तुरंत कदम उठाएंगे। तो इस तरह से आप ये सब कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप इसको क्लोज करेंगे और थैंकिंग यू योर सिंसियरली करके अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग द inadequate and irregular supply of water. Some other ways to start your letter. कुछ स्टूडेंट्स अगर अपने लेटर को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से हट करके लिखना चाहते हैं, एक जैसा नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपके ये कुछ ये स्टार्टिंग लाइंस दी गई हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले में लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली, उसी तरह से आप लिख सकते हैं, विद ग्रेट एडमिरेशन एंड बिलीफ in the columns of your newspapers I seek to bring to your notice। मतलब आपके जो कॉलम है आपका समाचार पत्र का, उसके मैं बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपके इस स्तंभ पर, तो मैं उसके द्वारा नोटिस, योर नोटिस, आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ। A great admiration and belief in the columns of your newspaper I seek to bring to your notice that करके प्रॉब्लम लिखनी है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, with utmost respect and faith in your newspaper, आपके न्यूज़पेपर में मुझे अत्यधिक विश्वास है, इसी के कारण मैं I would like to throw some light on,
इसलिए मैं ऑन के बाद आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक या इश्यू लिखना है, कौन सी बात पे आप लिख रहे हो, तो मैं इस टॉपिक पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, यानी मैं इसको ये मुद्दे को उठाना चाहता हूँ, या फिर थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं इस टॉपिक पर अपना कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। तो 3 तरह के पॉइंट और हमने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको इंट्रोडक्टरी यानी लेटर स्टार्ट करते हुए लिखना है। और अब आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं इस कोट के साथ, नेवर राइट अ लेटर वाइल यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में हो, जब क्रोधित अवस्था में है, जब आप एंग्री हैं, तो कभी भी पत्र ना लिखें, किसी के लिए कोई पत्र ना लिखें, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं जो नहीं लिखना चाहिए था। और इसी कोट के साथ, इसी वैल्यूएबल एडवाइस के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है आप इस सलाह को अपने जीवन में उतारेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, keep watching. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.